स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनोज चौधरी में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी में एक नया टॉपिक शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द विचार। इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था हिंदी वर्णमाला। तो आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि हिंदी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमारी रोचकता कैसे उत्पन्न हो, हिंदी रोचक तरीके से कैसे पढ़ें, इसको पढ़ना किस तरीके से, किस स्तर से पढ़ना है। तो उसके लिए मैं अभी दो चार चीजें आपको बता देता हूँ, दो चार बातें बता देता हूँ। हाँ, सबसे पहले अपनी कॉपी पेन ले लीजिएगा। यदि कभी भी मेरा लेक्चर देखना है और लगता है कि हाँ मैं आपको हिंदी सिखा सकता हूँ या आपको हिंदी सीखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास कॉपी और पेन का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं जनरली कि किस महापुरुष ने संस्कृत को माँ, हिंदी को बहुरानी और अंग्रेजी को नौकरानी की संज्ञा दी है, तो वो कौन है? वो डॉक्टर कामिल बुल्के हैं। इससे भी अधिक रोचकता उत्पन्न होगी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हिंदी की वह कृति या हिंदी की वह रचना जिसने लाखों लोगों को हिंदी सीखने पर विवश कर दिया, हिंदी की वह रचना जिसने लाखों लोगों को हिंदी सीखने पर विवश कर दिया, तो आपका जवाब आएगा चंद्रकांता, जिसके 24 भाग हैं। और इसे किसने लिखा है? वो देवकीनंदन खत्री जी ने लिखा है। और देवकीनंदन खत्री जो हैं वो तिलस्मी अय्यारी टाइप के उपन्यास लिखने के लिए फेमस हैं या प्रसिद्धि है इनके पास। ठीक है, और दूसरी लहरी पत्रिका भी इनके द्वारा लिखी गई। खैर ये चीजें हम आपको ये चीजें जो हम कवर करेंगे, ये चीजें हम कवर करने वाले हैं हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य पढ़ने में एक अलग प्रकार की रोचकता हमारे अंदर उत्पन्न होगी, अलग प्रकार की रोचकता, एक अलग तरीके से हम हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आज हिंदी के नए टॉपिक शब्द विचार की। अभी हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ है वर्णमाला, अब बात कर रहे हैं शब्द विचार की। चीजों को समझते जाइएगा और एक तरफ से हिंदी को कंटिन्यू पढ़ते जाइएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं शब्द विचार। सबसे पहले शब्द कहते किसे हैं? शब्द है क्या? शब्द कहते किसे हैं? शब्द वर्णों के सार्थक क्रम को, पहली कंडीशन वर्णों के सार्थक क्रम को जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम शब्द कहते हैं। और शब्द विज्ञान अगर किसी व्यक्ति का प्रभावी है तो शब्द विज्ञान से ही व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति कौशल जो होता है वो मतलब झलकता है, बातों से झलकता है, उसके बोलने से, बातों से उसका प्रभाव अलग से झलकता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किसकी? शब्द की। अगर आपसे कोई कहे शब्द कितने शब्दों के भेद अगर आपसे पूछे तो आप सबसे पहले बताएंगे किसके? उत्पत्ति के आधार पर या स्रोतों के आधार पर। क्या बोलोगे? उत्पत्ति के आधार पर या स्रोतों के आधार पर। दूसरा आप क्या बोलोगे? दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर। चारों एक ही टाइप है, देख लेना। कहीं पे बनावट के आधार दे देगा, कहीं संरचना दे देगा, कहीं पे रचना दे देगा, तो कहीं पे व्युत्पत्ति दे देगा, लेकिन उनका आंसर सबका एक होगा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं अर्थ के आधार पर या मैं फिर बात करता हूं विकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट में लिख लीजिएगा, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के, और मैं कहूं तो विकार के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। क्लियर है? कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब इनके प्रकार देखते हैं, इनके प्रकार होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर फर्स्ट टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। कौन सा शब्द? तत्सम शब्द। नंबर 2 होता है आपका तद्भव शब्द। कौन सा शब्द होता है? तद्भव शब्द। नंबर 3 पे हम लोग बोलते हैं, नंबर 3 पे कौन सा शब्द होता है? देशज शब्द। कौन सा शब्द? देशज शब्द। और नंबर 4 पे हमारा आता है विदेशज शब्द। कौन सा शब्द? विदेशज शब्द। और इससे आगे हमारा 5वां नंबर आता है, किसका आता है? वो आता है संकर शब्द। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 5 टाइप है, मैं क्लियर कर देता हूं। चाहे तो अलग से हम तत्सम के लिए एक अलग टॉपिक या एक अलग लेक्चर बना सकते हैं, लेकिन चीजों को साथ के साथ हम क्या करते हैं? साथ के साथ ही
जोड़ते चलते हैं तत्सम शब्दों को। तत्सम शब्द सुनिएगा, सबसे पहले जो हमारी ये हिंदी भाषा है ये संस्कृत से निकली है। संस्कृत तो माँ बोली जाती है, ठीक है ना, तो मदर लैंग्वेज है संस्कृत, तो संस्कृत से निकली है। संस्कृत और हिंदी के अलावा जितने भी इसमें शब्द आए हैं या जो भी शब्द आते हैं उनका वर्गीकरण अलग अलग टाइप से होता है। जैसे अगर संस्कृत और हिंदी से बाहर से आए हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, विदेशक शब्द। क्या कहा जाएगा उन्हें, विदेशक शब्द। तो बात को सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं तत्सम शब्द, ये ध्यान दीजिएगा हमारे हिंदी में होते हैं संयुक्त वर्ण। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, अपने माइंड में याद करो कितनी होती है, 4, जिसमें ये चारों हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। ये चारों हमारे क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। अगर ये चारों कहीं पे भी किसी भी शब्द में आए हैं तो शब्द क्या होगा, लगभग 99% नहीं बल्कि 100 में 100% लगभग क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। कैसा शब्द होता है, तत्सम। पहचान होगी। अगर ये कहीं पे रैसे ऋषि भी आ जाए, क्या आ जाए, ये री वाला, कौन सा, री, अगर री का प्रयोग शब्द में है तो 100% तत्सम शब्द होगा। चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। संयुक्त वर्ण आएंगे तो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। री आएगा तो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। अब यहीं पे देखिएगा, अगर कहीं पर ये दो वर्ण आ जाए, दो कंडीशन बता दी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कंडीशन, अगर कहीं पे डे और ये ढे आ जाए, जिनको हम ताड़न जात चिन्ह या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं, या मैं कहूं विकसित वर्ण के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, विकसित व्यंजन के नाम से, तो ये दोनों अगर आ जाएं तो वो शब्द होता है तद्भव। कैसा होता है, तद्भव होता है। ठीक है, अब सुनिएगा चौथी कंडीशन क्या होती है। चौथी कंडीशन ये होती है, अगर किसी भी शब्द में, जैसे मैं लिखूं चांद, क्या लिखूं, चांद, और कहीं पे लिख दूं मैं पंचम, क्या लिख दूं, पंचम। ये मैंने लिखा इसलिए है कि यहाँ पे चंद्र बिंदु आई है और यहाँ पे केवल ये बिंदु आया है। अगर ये बिंदु आएगा तो शब्द कैसा कहलाएगा, ये तत्सम। क्या कहलाएगा, तत्सम। और यदि ये वाली बिंदु आएगी चंद्र बिंदु तो कहलाएगा तद्भव। क्लियर है, क्या कहलाएगा, तद्भव। देखो तत्सम और तद्भव आप 80% से अधिक क्लियर इन्हीं चीजों से कर लोगे। एक सीधा सीधा देशी फंडा मैं आपको बताता हूं। अगर हमको तत्सम और तद्भव में भेद देखना है कि क्या इनमें अंतर होता है, क्या भेद होता है, तो उसके लिए सीधी सीधी कंडीशन है कि अगर हम लोग बोलते हैं, अपने मुख से बोलते हैं, और मुख को बोलने में हमारी जीवा को जहाँ ज्यादा एक्सरसाइज, जहाँ ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है बोलने में, जिन शब्दों में, वो शब्द होते हैं तत्सम। जैसे कि मैं बोलूं अग्नि और एक बोलूं मैं आग, तो अग्नि बोलने में जीव को कष्ट ज्यादा होता है, आग बोलने में कोई कष्ट नहीं होता। जैसे बोलूं महाभारत, जैसे हम लोग क्या हैं, अधिकतर जो देखते हैं हमारे यहाँ महाभारत सीरियल वगैरह आते रहते हैं, कहाँ पे, टीवी वगैरह में, तो हम देखते हैं शुरुआत होते हैं, सबसे पहले आता है यदा यदा ही धर्मस्य, तो आता है यदा यदा, यदा यदा बोलो और जब जब बोलो, यदा यदा। यदा यदा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, और जब जब बोलोगे तो तद्भव शब्द है। यानी कि अगर जीवा को बोलने में ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो वो हमारा कौन सा शब्द कहलाएगा, तत्सम। और यदि आसानी से बोल पा रहे हैं तो कौन सा शब्द कहलाएगा, तद्भव। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो तत्सम के लिए 4 कंडीशन मैंने आपको बता दी है, तद्भव के लिए कंडीशन आपको बता दी है। लगभग जो संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में ले लिया गया, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो तत्सम शब्द है। और यदि हमने बोलने की अपने बोलने में क्या किया, आसानी लाने के लिए, बोलने में आसानी लाने के लिए उसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, उच्चारण में परिवर्तन कर दिया, तो वो कहलाया तद्भव शब्द। कैसा शब्द, तद्भव शब्द। क्लियर है ना सबको, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, मैं बात करूं किसकी बात करता हूं, देशज की। तो ये मिलके बना है देश प्लस जय। देखो हिंदी में इन चीजों को समझना, जहां प्लस में जय लगा हो, जो किसी शब्द के पीछे जुड़ता है वो कहलाता है प्रत्यय, और जो पहले जुड़ता है किसी शब्द से वो कहलाता है उपसर्ग। इन चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। तो जय जहां जुड़ा हो, जय का मतलब होता है जन्म, क्या है, जय से मतलब है जन्म देने वाला है, जन्म लेने वाला, ठीक है। जन्म, जय से मतलब होता है जन्म का, किसका प्रतीक हो गया, जैसे जन्म, ठीक है। जिसका जन्म कहां से हुआ हो, देश से हुआ हो, देश में जन्म लेने वाला। जैसे मतलब होता है जन्म लेने वाला।
तो जिसका जन्म हमारे देश में हुआ हो, हमारे देश में, क्योंकि हिंदी तो हमारे देश की भाषा ना, तो या हिंदी से ही हुआ हो तो क्या कहलाएगा, देशज। अब ये देशज शब्दों में कौन से शब्द आते हैं? देशज शब्दों में वो शब्द आते हैं जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, क्षेत्रीय बोलियां। जैसे समझोगे, हमारे यहाँ बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में लोटा, कैसा शब्द बोलते हैं, लोटा। लेकिन लोटा शब्द एक ऐसा शब्द है, आप हिंदी में अगर हर जगह बोलना चाहोगे तो हर व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा, ये किसी क्षेत्र विशेष में ही बोला जाता है। और इस क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों को एक आंचलिक बोलते हैं। आंचलिक उपन्यास के लिए जानी जाती है फणीश्वरनाथ रेणु। लेकिन ये जो शब्द होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें जैसे मैं कहूँ खुरपी, क्या कहूँ, खुरपी, तो खुरपी कैसा शब्द है, देशज शब्द है। कैसा शब्द है, देशज। जो लोकल बोली में, लोकल लैंग्वेज में यूज होते हैं वो कहलाते हैं देशज शब्द। क्लियर है, कोई डाउट? बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इस टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बात करूं, जैसे सीधे सीधा बोलूं गड़बड़ हो गई, क्या बोलूं, गड़बड़ हो गई। अगर आप कहीं पे जाके साउथ में बोलो गड़बड़ हो गई तो कोई समझेगा क्या? आसाम में बोलो समझेगा क्या? नहीं समझेगा ना। लेकिन आप हिंदी बोलोगे तो गलत हो गया तो वो थोड़ा समझेगा कि हाँ गलत हो गया। समझ लो मेरी बात को? तो देशज शब्द वो हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं, बोलियों के अनुसार बोले जाते हैं, क्षेत्रीय बोलियों के अनुसार। ठीक है, अब विदेशज शब्द की बात ये है, जैसे मैं विदेशज शब्द की बात करूं, हमारी हिंदी को सरल बनाने के लिए, हिंदी को सरल बनाने के लिए विदेश प्लस जय, जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, सीधी सी बात है, हमारी हिंदी को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है कि विदेशज शब्दों को ले लिया गया है हमारे यहाँ। जैसे मैं आपको कहूँ तो प्लेटफॉर्म भी बोल सकता हूँ, प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म को आप अगर मैं हिंदी में बोले तो बहुत लंबा शब्द हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ हमारी ट्रेन को क्या बोलते हैं हिंदी में, लोहपथ गामिनी। तो अगर मैं कहूँ लोहपथ गामिनी किसको बोलते हैं, ट्रेन को। देखना, ट्रेन को हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं कहूँ प्लेटफॉर्म। अगर आपसे कोई पूछे प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म हमारा एक शब्द होता है, प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म जो होता है, प्लेटफॉर्म कैसा शब्द होता है, ये विदेशज शब्द है। अभी मैं कहूँ तो जो हमारी ट्रेन होती है, ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेन को हम लोग बोलते हैं लोहपथ गामिनी। इसका हिंदी में नाम है लोहपथ गामिनी। अगर प्लेटफॉर्म को हम हिंदी में लिखते तो लोहपथ गामिनी आगत निर्गत स्थल, आगत निर्गत स्थल, इतना नंबर आम होता प्लेटफॉर्म का, लोहपथ गामिनी आगत निर्गत स्थल। तो समझ लो, इन चीजों को आसान बनाने के लिए क्या ले लिया गया है, हमारे यहाँ विदेशज शब्दों को ले लिया गया है। चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, अब मैं कहूँ संकर शब्द। संकर शब्द का सीधा सीधा अर्थ है कि जो शब्द दो भाषाओं से मिलके बना हो, जो शब्द दो भाषाओं से मिलके बना हो वो कैसा शब्द कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। जैसे मैं एक शहर का नाम लेता हूँ अहमदाबाद, क्या लेता हूँ, अहमदाबाद। तो सीधी सी बात है, एक से अधिक लैंग्वेज, अगर एक से अधिक भाषा का प्रयोग किसी शब्द में हो रहा है तो वो कैसे शब्द कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब लोग हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, बात करते हैं व्युत्पत्ति या संरचना या बनावट या मैं कहूँ रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो ये कितने होते हैं भैया, ये तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन। इसमें सबसे पहले शब्द होता है रूढ़ी या रूढ़ शब्द बोल सकते हैं, रूढ़ी बोल दो या क्या बोल दो, रूढ़ शब्द बोल दो, रूढ़ शब्द। दूसरा कौन सा होता है हमारा, यौगिक शब्द। कौन सा होता है, यौगिक। और तीसरा हमारा होता है योग रूढ़ी या योग रूढ़। ठीक है, तीसरा हमारा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब बात करते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द है, देखो चीजों को समझना, ये टॉपिक यहीं पे शुरू होगा, यहीं पे फिनिश हो जाएगा। लास्ट जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे। उससे पहले जो 2018 में परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस की, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बने थे। तो अक्सर पूछता है बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ी। और इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक यहीं शुरू होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। लास्ट में जाकर जो पूरी संपूर्ण व्याकरण है वो विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और विकारी, अविकारी। उन्हीं के आधार पर पूरी की पूरी संपूर्ण जो हमारी चलती है व्याकरण वो इन्हीं पे डिपेंड होती है। ठीक है, ये शब्द हम यहीं पढ़ेंगे और यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द की बात करूं, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं घर, क्या लिखूं, घर। ठीक है, लिख दिया मैंने।
तो घर एक ऐसा शब्द है जिसका कोई संधि विच्छेद भी नहीं हो सकता, जिसका कोई जिस शब्द को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे जितने भी शब्द होते हैं वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे मैं कहूँ घर है, पानी है, क्या कहूँ? पानी है, या मैं कहूँ माँ है, माँ एक शब्द है, ठीक है। अब मैं कहूँ यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में जिस भी शब्द का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, संधि का प्रयोग जिस भी शब्द में हुआ हो वो यौगिक शब्द कहलाता है। जिसमें कहूँ विद्यालय, कौन सा शब्द है? विद्यालय, ठीक है। तो संधि जिसमें भी आई हो, जिसका हम समास विग्रह भी कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्या लगा हुआ हो? उपसर्ग लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो? उपसर्ग। या जिसमें हमारा क्या लगा हुआ हो? प्रत्यय लगा हुआ हो। अगर ये चारों में से कोई सी भी कंडीशन पूरी हो रही है तो कौन सा शब्द कहलाएगा? यौगिक शब्द। लेकिन समास में केवल एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि इसमें बहुव्रीहि समास ना हो, बहुव्रीहि समास न हो, ये कंडीशन ध्यान रखना कि बहुव्रीहि समास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात किसकी? योग रूढ़ शब्द की। तो योग रूढ़ शब्द वही शब्द है जो यौगिक शब्द है, बस इसमें जो संपूर्ण होता है, क्या होता है कि बहुव्रीहि समास ही होता है। इस संपूर्ण शब्द में कौन शब्द आते हैं? टोटली बहुव्रीहि समास आते हैं। जैसे मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल, देखना कंडीशन जो यहाँ लागू है वही लागू है, लेकिन इन दोनों में मेन अंतर है क्या, मेन डिफरेंस है क्या, उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं, एक शब्द बोलता हूं मैं पंकज, क्या शब्द बोलता हूं? पंकज। आप बताइए पंकज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है पंक प्लस जय। पंक मीन्स होता है भैया कीचड़, क्या होता है? कीचड़। पंक मीन्स क्या होता है? कीचड़। और जय से होता है जन्म लेने वाला। आप बताइए, जन्म लेने वाला। पंक मीन्स कीचड़, जय मीन्स जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाले ना जाने कितने कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं, लेकिन जब पंकज लगता है शब्द तो वो सीधा का सीधा इंडिकेट करता है किसको? पंकज करता है कमल के फूल को, कमल को। तो जब अपने जिसके अर्थ तो अनेक निकलते हैं लेकिन वो किसी एक को इंडिकेट करता है तो ऐसे शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ी। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैं आपको कहूं जलज, क्या कहूं? जलज। और जलज की बात मैं करूं तो जल प्लस जय, यानी कि जल देने, सॉरी जैसे मैं जलद कह रहा हूं, क्या बोलूं? जलद, जल देने वाला। और जल देने वाले में कंडीशन क्या है? कोई स्त्री, कोई पुरुष, जल देने वाला तो कोई भी हो सकता है, कोई ट्वेल, कोई नल, लेकिन जहां जलद की बात आ जाए तो किसका पर्यायवाची होता है? वो होता है बादल का। इंडिकेट किसको करता है? बादल को करता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके बहुव्रीहि समास होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ी। अब बहुव्रीहि को निकाल दो, जिसका संधि विच्छेद होता हो, उपसर्ग लगा हुआ हो, प्रत्यय लगा हुआ हो या समास विग्रह हो जाता हो, तो वो सारे शब्द कैसे कहलाते हैं? यौगिक। और जो आपके रूढ़ शब्द होते हैं उनका कोई संधि विच्छेद नहीं हो सकता। तो स्थिति स्पष्ट हो गई होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या कोई बुक आपके पास हो तो उसे एक बार नाम मात्र के लिए पढ़ लीजिएगा, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिला रहा हूं कि आपको सैकड़ों क्वेश्चन देखने भर से याद कराऊंगा। ऐसा कुछ मेरे पास कुछ ऐसी कला है या मैं कुछ चीजों को ऐसे जोड़ के याद करता हूं, इस तरीके से याद करता हूं, तो प्रयास करूंगा कि आप लोगों को भी इसी तरीके से याद हो। तो आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है हमारा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को यही समाप्त करता हूं। आने वाली चीजों को हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तब तक के लिए